राजा विक्रमादित्य और चौबोली की कहानी एक बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोककथा है जिसे भारत के कई राज्यों में सुनाया जाता है। इस कहानी का सारांश निम्नलिखित है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। राजा विक्रमादित्य एक निडर, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे जो अपनी प्रजा का हर हाल में ख्याल रखते थे। एक बार राजा को चौबोली नाम की एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी के बारे में पता चला जो एक विशेष शर्त रखती थी। चौबोली ने शपथ ली थी कि वह उसी से विवाह करेगी जो उसे लगातार 4 बार बोलने पर मजबूर कर सके। बहुत से राजकुमारों और वीरों ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन सभी असफल रहे। राजा विक्रमादित्य को यह चुनौती बहुत पसंद आई और वे चौबोली के राज्य पहुंचे। वे साधारण वेश में आए ताकि उन्हें पहचान ना लिया जाए। राजा ने 4 अनोखी और साहसिक कहानियां सुनाई जिनमें ऐसे प्रश्न और घटनाएं थीं कि चौबोली को बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिरकार राजा विक्रमादित्य चौबोली की शर्त पूरी करने में सफल हुए और चौबोली ने अपनी शर्त के अनुसार उनसे विवाह किया। राजस्थान के किसी राज्य में एक बेहद खूबसूरत और साहसी राजकुमारी थी जिसका नाम चौबोली था। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। चौबोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वह बिना जरूरत के कभी नहीं बोलेगी और जो उसे 4 बार बोलने पर मजबूर कर देगा उसी से शादी करेगी। इसके चलते चौबोली को चौबोली कहा जाता था, जिसका अर्थ है 4 बार बोलने वाली। उसकी इस शर्त के कारण कई राजकुमार और वीर योद्धा उससे विवाह करने की कोशिश में असफल हो चुके थे। राजा विक्रमादित्य, जो अपनी बहादुरी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, चौबोली के बारे में सुनकर काफी उत्सुक हुए। उन्होंने सोचा कि वे चौबोली की चुनौती को जरूर पूरा करेंगे। विक्रमादित्य जानते थे कि इस चुनौती को पूरा करने के लिए सिर्फ साहस ही नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने साधारण वेशभूषा धारण की और चौबोली के राज्य की ओर चल पड़े। चौबोली से मुलाकात विक्रमादित्य ने चौबोली के दरबार में प्रवेश किया और अपने साधारण रूप में राजा होने का परिचय नहीं दिया। चौबोली को ये पता नहीं था कि यह शख्स वास्तव में कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद विक्रमादित्य हैं। उन्होंने चौबोली के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे उसकी चुनौती को पूरा करना चाहते हैं। चौबोली ने उनकी बात मान ली और चुनौती की शुरुआत हुई। पहली कहानी, साहस और बुद्धि की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने एक बहादुर सैनिक की कहानी बताई जो एक घने जंगल में गया था जहां उसे एक राक्षस का सामना करना पड़ा। उस सैनिक की हिम्मत और चतुराई देखकर राक्षस डर गया और उसने सैनिक से कहा कि वह उसे छोड़ दे। राक्षस ने उससे कुछ प्रश्न पूछे और सैनिक ने बड़ी होशियारी से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। विक्रमादित्य ने कहानी को इस तरह सुनाया कि चौबोली उसकी चालाकी और बहादुरी से प्रभावित हो गई और उससे एक सवाल पूछ बैठी। ये चौबोली का पहला बोला हुआ शब्द था। दूसरी कहानी, न्यायप्रिय राजा की कहानी। इसके बाद विक्रमादित्य ने एक न्यायप्रिय राजा की कहानी सुनाई। उस राजा के राज्य में एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में पकड़ा गया, लेकिन असल में वो व्यक्ति निर्दोष था और राजा ने अपनी बुद्धिमानी से असली चोर को डोट पकड़ा और निर्दोष को छोड़ दिया। इस कहानी के दौरान चौबोली फिर से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने दूसरी बार कुछ सवाल पूछे। इस तरह विक्रमादित्य ने उसे दूसरी बार बोलने पर मजबूर कर दिया। तीसरी कहानी, प्रेम और त्याग। अब विक्रमादित्य ने प्रेम और त्याग पर एक मार्मिक कहानी सुनाई। कहानी में एक युवक और युवती एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे,
लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें अलग होना पड़ा। युवक ने अपनी प्रेसी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। यह कहानी इतनी भावुक थी कि चौबोली उससे प्रभावित होकर तीसरी बार बोल पड़ी। चौथी कहानी विश्वास और विश्वासघात। अब चौथी और अंतिम कहानी की बारी थी। इस बार विक्रमादित्य ने एक राजकुमार की कहानी सुनाई जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था। राजकुमार ने मित्र को क्षमा कर दिया, लेकिन उसे सबक भी सिखाया। यह कहानी चौबोली के दिल को छू गई और उसने चौथी बार बोलने की गलती कर दी। इस तरह राजा विक्रमादित्य ने चौबोली की शर्त पूरी कर दी और उसे 4 बार बोलने पर मजबूर कर दिया। चौबोली ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए विक्रमादित्य से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का मिलन हुआ और विक्रमादित्य की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे कितने महान राजा थे। शादी के बाद राजा विक्रमादित्य और चौबोली एक साथ राजमहल में रहने लगे। हालांकि शादी होने के बाद भी चौबोली की चुप रहने की आदत नहीं गई। चौबोली की चुप्पी उसे एक रहस्यमयी और अद्भुत व्यक्तित्व का रूप देती थी, जिसे विक्रमादित्य ने शुरू से ही पसंद किया था। लेकिन धीरे धीरे राजा को महसूस हुआ कि चौबोली का यह स्वभाव उसके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। चौबोली सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी नहीं थी, उसमें गहरी बुद्धिमानी और समझदारी भी थी। धीरे धीरे उसने राजमहल के प्रशासन में हिस्सा लेना शुरू किया। अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से उसने बहुत से ऐसे फैसले लिए जो प्रजा के हित में थे। महल के मंत्री और सेवक उसकी सलाह मानने लगे और उसके हर निर्णय में लोगों का भला ही हुआ। चौबोली के निर्णयों की कुशलता को देखकर सभी उसे सम्मान देने लगे। चौबोली का दिल अपने लोगों के लिए धड़कता था और वह उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में हमेशा तत्पर रहती थी। उसकी चुप्पी और समझदारी ने उसे प्रजा के बीच और भी प्रिय बना दिया। चौबोली बिना कुछ बोले ही अपनी बुद्धि और कर्मठता से लोगों के दिलों में राज करने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी बुद्धिमानी और रहस्यमयी स्वभाव की प्रशंसा करने लगे। चौबोली के कारण राज्य में सुव्यवस्था और खुशहाली का माहौल बन गया। राजा विक्रमादित्य का राज दरबार भी इन दिनों बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन राज्य में कुछ ऐसे शक्तिशाली दुश्मन थे जो उनके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। एक दिन राज्य में एक और शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर दिया। वह राजा बहुत ही ताकतवर था और उसके पास एक विशाल सेना थी। विक्रमादित्य को अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ा, लेकिन इस बार यह युद्ध अत्यंत कठिन था। जब चौबोली को पता चला कि राज्य पर बड़ा संकट आ गया है, तो उसने भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा जताई। उसने विक्रमादित्य के सेनापति के रूप में कार्य करने का फैसला किया। चौबोली ने अपनी योजना और रणनीति से सेना को दिशा दी और युद्ध में अपनी वीरता दिखाई। उसकी समझदारी और दूरदर्शिता के कारण विक्रमादित्य की सेना को बड़ी मदद मिली और आखिरकार उन्होंने दुश्मन को हराया। युद्ध में विजय मिलने के बाद प्रजा में चौबोली के प्रति और भी आदर और सम्मान बढ़ गया। सभी ने उसकी प्रशंसा की और राजा विक्रमादित्य ने भी स्वीकार किया कि चौबोली की बुद्धिमानी और निष्ठा के बिना इस युद्ध में विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता। युद्ध के बाद भी चौबोली ने राज्य की बेहतरी के लिए कई सुधार किए। उसने राज्य में शिक्षा, न्याय और प्रशासन को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। धीरे धीरे चौबोली राज्य की सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गई। उसकी सादगी, मेहनत और न्यायप्रियता ने उसे प्रजा के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। राजा विक्रमादित्य और चौबोली ने मिलकर अपने राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक राजा और रानी की कहानी नहीं,
रही, बल्कि साहस, प्रेम, बुद्धिमानी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल बन गई। उनके जीवन से यह सीखने को मिला कि सच्चा साहस और बुद्धिमानी न केवल व्यक्ति को महान बनाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य और चौबोली का राज्य खुशहाली के मार्ग पर बढ़ता गया। परंतु जैसे जैसे राज्य समृद्ध होता गया, वैसे वैसे बाहरी और आंतरिक शत्रुओं की नजरें भी राज्य पर टिकने लगीं। राज्य की संपन्नता ने पड़ोसी राज्यों में ईर्ष्या उत्पन्न कर दी। कुछ मंत्रियों और दरबारियों में भी विक्रमादित्य और चौबोली के प्रति असंतोष पनपने लगा, क्योंकि चौबोली के सुधारों से कुछ लोगों के निजी स्वार्थों पर आंच आई थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने एक बार फिर विक्रमादित्य के राज्य पर आक्रमण करने का मन बना लिया। इस बार वह अकेले नहीं, बल्कि अन्य राजाओं का गठबंधन बनाकर हमला करने की तैयारी में था। इस परिस्थिति ने विक्रमादित्य और चौबोली के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी। चौबोली को जैसे ही इस नए संकट की जानकारी मिली, उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने विक्रमादित्य को सुझाव दिया कि वे अपने दुश्मनों को अपनी सेना की वास्तविक ताकत का अंदाजा न होने दें। इसके लिए चौबोली ने सैनिकों के लिए अलग अलग रंगों की पोशाकें बनवाईं, ताकि दुश्मन को लगे कि सेना विशाल और अनेक टुकड़ियों में विभाजित है। उसने कुछ नकली शिविर भी बनवाए और रात के समय मशालों की संख्या को कई गुना बढ़ाकर दुश्मन को भ्रमित करने का प्रबंध किया। इसके साथ ही चौबोली ने गुप्तचरों को दुश्मनों के शिविर में भेजा, ताकि वहां की कमजोरियों का पता लगाया जा सके। उसकी योजना इतनी सटीक थी कि दुश्मन की सेना भ्रमित हो गई और सही आक्रमण की योजना नहीं बना पाई। युद्ध आरंभ हुआ और चौबोली ने अपनी चतुराई से विक्रमादित्य की सेना को कुशलता से निर्देशित किया। उसकी रणनीति इतनी कारगर रही कि दुश्मन का गठबंधन टूट गया। विक्रमादित्य और चौबोली ने मिलकर दुश्मनों को करारी शिकस्त दी और उनके राज्यों पर अपनी विजय का परचम लहरा दिया। इस जीत ने राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया। चौबोली ने राज्य में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए कई सुधार किए। उसने राज्य के हर नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नई योजनाएं चलाईं। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए चौबोली ने कई कदम उठाए और राज्य का हर नागरिक उसका प्रशंसक बन गया। राज्य की समृद्धि और चौबोली के नेतृत्व से कुछ दरबारी और मंत्री ईर्ष्यालु हो गए। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा कि एक महिला ने राज्य में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने चौबोली को हटाने के लिए एक गहरी साजिश रची। वे जानते थे कि चौबोली को राज्य से दूर करने का सीधा प्रयास करना असंभव है, इसलिए उन्होंने उसे बदनाम करने की योजना बनाई। मंत्रियों की साजिश के तहत चौबोली पर झूठे आरोप लगाए गए और उसे दोषी ठहराने की कोशिश की गई। राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी निर्णय लेने के बजाय मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। चौबोली ने भी धैर्य बनाए रखा और विश्वास किया कि सत्य की जीत होगी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई और निष्पक्षता का परिचय देते हुए मामले की गहनता से जांच कराने का निश्चय किया। उन्होंने उन दरबारियों को बुलाया जिन्होंने चौबोली पर आरोप लगाए थे और उनसे सबूत मांगे। दरबार में खुली सुनवाई रखी गई, जिसमें सभी दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया गया। चौबोली भी इस सुनवाई में शामिल हुई और उसने पूरे धैर्य से सभी बातों को सुना, बिना किसी गुस्से या उत्तेजना के। दरबार में बहुत से गवाहों और सबूतों की जांच की गई। राजा ने खुद उन गुप्तचरों से भी पूछताछ की जिन्हें उन्होंने चौबोली के राज्य कार्यों की निगरानी के लिए नियुक्त किया था। धीरे धीरे सारी सच्चाई सामने आने लगी और यह साफ हो गया कि चौबोली निर्दोष है।
यह सब दरबारियों और मंत्रियों की साजिश थी जो चौबोली की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते थे ताकि उसे राज्य कार्यों से हटाया जा सके। जब राजा विक्रमादित्य को साजिश की सच्चाई का पूरा पता चल गया तो उन्होंने साजिश रचने वाले दरबारियों को कड़ी सजा देने का निर्णय लिया। उन्होंने उन सभी दरबारियों को राज्य से निष्कासित कर दिया और उन्हें चेतावनी दी कि किसी भी सूरत में ईर्ष्या या द्वेष से काम लेना राज्य के लिए घातक साबित हो सकता है। राजा ने अपने दरबार में यह साफ कर दिया कि राज्य के सभी अधिकारी, चाहे वे किसी भी पद पर हों, न्याय और सच्चाई का पालन करेंगे। इस निर्णय से राज्य में एक नई सकारात्मक लहर दौड़ गई और राज्य के सभी नागरिकों में राजा और चौबोली के प्रति आदर और भी बढ़ गया। इस घटना के बाद चौबोली का सम्मान राज्य में और भी बढ़ गया। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में चौबोली को महारानी की उपाधि से सम्मानित किया और राज्य के सभी बड़े फैसलों में चौबोली की सलाह को अनिवार्य कर दिया। राज्य में चौबोली की भूमिका न केवल एक रानी के रूप में थी बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी हो गई। चौबोली ने इस नए सम्मान का सदुपयोग करते हुए राज्य में कई नई योजनाएं शुरू की। उसने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर गांव और शहर में विद्यालय बनवाए और महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की। चौबोली के इन सुधारों के कारण राज्य में नई ऊर्जा का संचार हुआ और राज्य तेजी से प्रगति के मार्ग पर बढ़ने लगा। समय के साथ राजा विक्रमादित्य और चौबोली का राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में पहचाना जाने लगा। उनकी शासन शैली को दूसरे राज्यों के राजा और मंत्री भी प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे। विक्रमादित्य और चौबोली ने मिलकर अपने राज्य में न केवल समृद्धि और खुशहाली लाई बल्कि एक ऐसा समाज भी विकसित किया जहां लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर और सहयोग का भाव रखते थे। राजा विक्रमादित्य और चौबोली की जोड़ी ने साबित कर दिया कि एक राजा और रानी का रिश्ता केवल एक परिवार तक सीमित नहीं होता बल्कि उनका सबसे बड़ा परिवार उनकी प्रजा होती है। उनके न्यायप्रिय, दूरदर्शी और परोपकारी शासन ने उन्हें एक महान शासक बना दिया। उनके जीवन की कहानी प्रजा के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रही और उनकी विरासत ने आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाया कि सच्चा साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से ही राज्य और समाज को सच्चे अर्थों में आगे बढ़ाया जा सकता है। चौबोली और विक्रमादित्य ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हर चुनौती को उन्होंने अपनी एकता, प्रेम और समझदारी से पार किया। उनके शासनकाल में राज्य ने अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी विकास और शांति के नए आयाम छुए। राजा विक्रमादित्य और चौबोली के परिश्रम, साहस, न्याय और प्रेम से प्रेरित होकर लोग यह सीखते रहे कि जीवन की हर चुनौती का सामना किया जा सकता है यदि एकता, प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें। विक्रमादित्य और चौबोली की समझदारी और कुशल नेतृत्व से राज्य में शांति और समृद्धि का ऐसा माहौल बना कि लोग उसे स्वर्ण युग कहने लगे। राज्य में व्यापार, कला, संस्कृति और विज्ञान का खूब विकास हुआ। विक्रमादित्य ने चौबोली की सलाह पर राज्य के सभी नागरिकों को शिक्षा देने के लिए अभियान चलाया, जिससे न केवल राज्य में साक्षरता बढ़ी बल्कि लोग भी जागरूक होने लगे। चौबोली ने राज्य में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की। उसने महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और धीरे धीरे महिलाओं ने भी अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की। राज्य में कला और संगीत को बढ़ावा देने के लिए चौबोली ने खुद नृत्य और संगीत सभाओं का आयोजन किया, जहां कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे। चौबोली ने अपने राज्य में विभिन्न विद्वानों और मनीषियों को आमंत्रित किया ताकि वे राज्य के नागरिकों को अपने ज्ञान से लाभान्वित कर सकें। इससे राज्य में नए विचारों का
आदान प्रदान हुआ और लोग नई नई विधाओं में पारंगत होने लगे। राज्य की यह नई नीति ज्ञान, कला और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने लगी। चौबोली का मानना था कि एक समाज की असली समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि ज्ञान और सद्भावना से होती है। विक्रमादित्य और चौबोली ने मिलकर राज्य में एक ऐसा वातावरण बनाया जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखार सकता था। राजा और रानी का जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गया। विक्रमादित्य की वीरता और चौबोली की चतुराई के किस्से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। लोग अपने बच्चों को उनकी कहानियां सुनाते और उन्हें ईमानदारी, साहस और कर्तव्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाते। चौबोली ने विशेष रूप से युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम शुरू किए। इनसे प्रेरित होकर युवाओं ने अपने राज्य के लिए समर्पण भाव से काम करना शुरू कर दिया। अब राज्य के हर क्षेत्र में लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने लगे और विक्रमादित्य और चौबोली के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। राज्य में खुशहाली देखकर कुछ शत्रुओं ने एक बार फिर राज्य पर कुदृष्टि डाली। वे जानते थे कि विक्रमादित्य और चौबोली को बाहरी युद्ध में हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने राज्य के भीतर असंतोष और विद्रोह फैलाने का प्रयास किया। कुछ मंत्रियों और दरबारियों को रिश्वत देकर उन्होंने राज्य में भ्रम और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की। लेकिन चौबोली ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से इस खतरे को समय रहते पहचान लिया। उसने गुप्तचरों से पता लगवाया कि राज्य के भीतर कौन लोग असंतोष फैला रहे हैं। उसने उन लोगों को डोट बुलाकर उनसे वार्ता की और उनकी समस्याओं का हल खोजने का आश्वासन दिया। चौबोली की समझदारी और सूझबूझ के कारण राज्य में फैल रहा असंतोष जल्द ही समाप्त हो गया। समय के साथ विक्रमादित्य और चौबोली वृद्ध होने लगे। उनकी संतानें भी अब राज्य का प्रबंधन संभालने लगी थीं। उन्होंने अपने बच्चों को वही गुण और मूल्य सिखाए जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाए थे: सत्य, साहस, न्याय और परोपकार। विक्रमादित्य और चौबोली ने अपने जीवन का शेष समय साधना और परोपकार में बिताने का निर्णय लिया। अंततः एक दिन दोनों ने अपना राज्य अपने बच्चों के हवाले किया और एक वन में जाकर साधना में लीन हो गए। उनका यह त्याग और कर्तव्यनिष्ठा राज्य की प्रजा के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। लोग उन्हें श्रद्धा से याद करने लगे और उनकी शिक्षाओं का पालन करते रहे। विक्रमादित्य और चौबोली का यह जीवन लोगों के लिए एक आदर्श बन गया। उनकी वीरता और बुद्धिमानी की मिसालें दी जाने लगीं। उनके राज्य की सुख समृद्धि और उनके त्याग की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं। राजा विक्रमादित्य और चौबोली ने यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल ताकत या अधिकार से नहीं होता, बल्कि प्रेम, समझदारी और न्याय से होता है। उनकी यह कहानी आने वाले युगों तक प्रेरणा देती रहेगी कि सही नेतृत्व और निष्ठा से ही एक सच्चा और सुखी समाज स्थापित किया जा सकता है। विक्रमादित्य और चौबोली की अनुपस्थिति के बाद भी उनकी शिक्षाएं राज्य में गहराई से रचीबसी रहीं। उनके बच्चों ने उनके सिद्धांतों पर चलते हुए राज्य का संचालन किया और एक न्यायपूर्ण, सशक्त और शांतिपूर्ण शासन की स्थापना की। प्रजा के बीच सद्भाव, एकता और प्रेम बना रहा और राज्य की समृद्धि का क्रम बना रहा। हर नागरिक विक्रमादित्य और चौबोली को एक आदर्श के रूप में मानता और उनकी शिक्षाओं पर अमल करने का प्रयास करता था। चौबोली ने राज्य में जो सुधार लागू किए थे, उनके कारण आने वाले वर्षों में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की। महिलाओं को शिक्षा और स्वावलंबन का अवसर मिलने से राज्य की आधी जनसंख्या समाज के विकास में योगदान देने लगी। कला, संस्कृति और विज्ञान में राज्य का नाम दूर दूर तक फैल गया। चौबोली के सुधारों ने राज्य की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया कि बाहरी आक्रमण और
विपत्तियों का उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। राज्य को आदर्श राज्य बनाने की दिशा में विक्रमादित्य और चौबोली का सपना धीरे धीरे साकार होता गया। उनके बच्चों ने भी वही नीति अपनाई कि प्रजा का भला करना ही सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने चौबोली द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों को और भी मजबूत किया, जहां ज्ञान, साहस और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता। इसी से प्रेरित होकर राज्य में नई पीढ़ियां नैतिकता और सेवा के गुणों से प्रेरित होकर बड़ी हुईं और उन्होंने राज्य को विकास के नए आयामों तक पहुंचाया। राजा विक्रमादित्य और रानी चौबोली की इस अद्वितीय प्रेम, पराक्रम और कर्तव्यनिष्ठा की कहानी एक अमूल्य धरोहर बन गई। यह कहानी यह संदेश देती है कि सच्चे प्रेम और सच्चे नेतृत्व से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। न्यायप्रियता, समझदारी और सच्ची सेवा ही एक समाज और राज्य को स्थिरता और विकास की दिशा में आगे ले जाती है। उनकी कथा न केवल राजाओं के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। यह कहानी सभी को सिखाती है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, अगर इंसान सच्चाई, धैर्य और समझदारी के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करता है तो वह अवश्य ही विजयी होता है। राजा विक्रमादित्य और चौबोली की इस महाकाव्य जैसी कहानी ने सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम, बलिदान और साहस का प्रभाव हमेशा अमर रहता है और सदियों तक लोगों को मार्गदर्शन देता रहता है।